नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी मुखौटा का दूसरा और अंतिम भाग लेकर के हाजिर हुई हूँ। पहला भाग आप सुन चुके हैं। उसमें आपने सुना था समिधा शेखर नाम के लड़के से प्यार करती है और बेइंतहा प्यार करती है। शेखर भी उससे दावा करता है वो उससे प्यार करता है, लेकिन एक दिन शेखर आके उसे बताता है कि उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी है अपने दोस्त की बेटी से। वह समिधा से शादी नहीं कर सकता। अगर उसने समिधा से शादी की तो उसके पिता आत्महत्या कर लेंगे। समिधा शेखर की बात सुन करके कहती है, ठीक है, तुम उस लड़की से शादी कर लो, तुम अपने पिता के खिलाफ ना जाओ। और फिर समिधा शेखर से दूर दूसरे शहर चली जाती है और वहाँ एक स्कूल में नौकरी कर लेती है और अपने मन मंदिर में शेखर को बसाकर उसकी पूजा करती है। 10 वर्षों बाद एक दिन उसे पता चलता है जिस शेखर को वो देवता मानकर, प्यार का देवता मानकर उसकी पूजा करती रही है, वह तो वासना का पुजारी था, दौलत का पुजारी था। वह उससे प्यार करता ही नहीं था। उसने तो उसे इसलिए छोड़ा कि उसके पास दौलत नहीं थी, वह गरीब थी। उसने दौलत के लिए एक दौलतमंद लड़की से शादी की और जब उससे मन भर गया तो और उसकी मौत हो गई तो वह फिर किसी और दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। और उसे ये भी पता चलता है उसने अपनी पत्नी को स्लो पॉइजन दे करके उसकी हत्या की है और अब एक दूसरी लड़की का जीवन बर्बाद करने जा रहा है। और वह दूसरी लड़की डॉक्टर इंदु उसके स्कूल के मैनेजर की चचेरी बहन है। इस बात का पता जब समिधा को चलता है तो वह एक निर्णय लेती है कि वह अपने मैनेजर साहब को शेखर की असलियत बताएगी और उसकी बहन से भी कहेगी कि शेखर कैसा है। इसी अंतर्द्वंद में वो रहती है। यहाँ तक कहानी का पहला भाग था, आप लोगों ने सुना। अब इसके आगे की कहानी चलिए सुनते हैं, मुखौटा का दूसरा और अंतिम भाग। अपने कमरे में पहुंचकर समिधा ने रमा को फोन किया। हेलो रमा, तू कैसी है? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? समिधा ने शिकायती लहजे में कहा। मैंने तो तुम्हें याद भी कर लिया, तुम तो हमें कभी याद भी नहीं करती। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रमा ने भी प्यार भरे गुस्से से शिकायत की। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने फ़ोन नहीं किया, पर तुम्हें तो पता है मैं यहाँ स्कूल में वार्डन हूँ। दिन रात 24 घंटे की नौकरी है, समय मिलता ही नहीं। जब मिलता भी है तो उस समय रात रहती है, तो मैं संकोच में फ़ोन नहीं करती। तुम उस समय जीजा जी के साथ होगी, पर तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम जब चाहो मुझे फ़ोन कर सकती हो। ज़्यादा देर ना सही, थोड़ी देर तो बात कर सकती हो, पर अब तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ है? माँ ने तो मरकर मेरा साथ छोड़ दिया, तू जीते जी ही छोड़ दे। समिधा ने भारी आवाज में कहा। अच्छा, अब ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। तू जीती मैं हारी। अब हर दिन मैं तुम्हें फ़ोन किया करूँगी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी और एक समय ऐसा आएगा जब तुम मेरा फ़ोन उठाना ही छोड़ देगी। रमा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। अच्छी दादागिरी है, करोगी तो बोर कर दोगी वरना करोगी ही नहीं। समिधा ने चिढ़कर कहा। हम तो ऐसे ही हैं मैडम, अगर मुझसे दोस्ती की है तो मुझे झेलना पड़ेगा। रमा ने चिढ़ाते हुए कहा। भूतों से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, यह बात मुझे पता है। रमा ने भी चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं भूत नहीं, चुड़ैल हूँ, जिसको पकड़ती हूँ तो वह मेरी गिरफ्त से छूट नहीं सकता, या तुम्हें पता है? रमा ने भी समिधा को चिढ़ाते हुए कहा। मुझे पता है मेरी माँ, मैं जानती हूँ तुझसे बहसबाजी में कोई नहीं जीत सकता। तू मेरे जीजा जी का क्या हाल करती होगी? समिधा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी तो मेरे पतिदेव मेरी हर बात बिना बहस किए मान लेते हैं, या मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। रमा ने नैले पर दैला लगाया। झांसी की रानी से कौन पंगा लेगा? किसको अपनी सामत बुलानी है? समिधा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। समिधा की बात सुनकर रमा ने गंभीर स्वर में कहा। बालिके, तुम तो बहुत समझदार निकली, बड़ी जल्दी मेरी बात समझ गई। माते, सुना है कि संगत का असर जल्दी पड़ता है। समिधा ने भी गंभीर लहजे में कहा। फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। अच्छा, यह सब छोड़, मैंने तुम्हें जो बताने के लिए फ़ोन किया है
पहले वह सुन। रमा ने गंभीर लहजे में कहा, ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए तू इतनी उतावली हो रही है? कहीं जीजाजी का किसी लड़की से कोई चक्कर तो नहीं शुरू हो गया? संध्या ने मजाकिया लहजे में पूछा। तेरे जीजाजी तो ठहरे पत्नी भक्त। तेरे शेखर के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे तू मासूम बच्चा समझती है, रमा ने चिढ़कर कहा। शेखर का नाम सुनते ही संध्या खामोश हो गई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वह दर्द से तड़प उठी। शेखर के बारे में? शेखर ने ऐसा क्या किया है? संध्या ने डरते हुए धीरे से पूछा। तेरा शेखर तो बड़ा शातिर निकला। वह जो है वह दिखाई नहीं देता। उसने अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगा रखा है, तुम्हें पता है? उसने पैसे के लिए तुम्हें धोखा दिया था। जिस लड़की से उसने शादी की थी वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शेखर ने उससे शादी की और दूसरी औरतों से भी उसके नाजायज संबंध थे। जब इस बात का पता उसकी पत्नी को चला तो उसने उसे तलाक देने की धमकी दी। तब शेखर ने मगरमच्छी आंसू बहाकर उसे मना लिया और बाद में उसे स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या कर दी। रमा ने शेखर के बारे में धमाका किया। रमा की बात सुनकर संविदा सिर से पांव तक कांप गई। उसने हकलाते हुए आश्चर्य से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसने बताया? मोनिका ने। तुम्हें मोनिका तो याद है ना? रमा ने गुस्से में पूछा। तुम मोनिका की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? वह तो एक नंबर की झूठी थी, संविदा ने चिढ़कर कहा। हाँ, मोनिका झूठी थी, पर शेखर मोनिका के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। उसने मोनिका से कहा था कि मेरी पत्नी बीमार है, जब वह मर जाएगी तो वह उससे शादी करेगा। रमा ने एक और धमाका किया। तो क्या शेखर की पत्नी मर गई? संविदा ने अनजान बनते हुए पूछा। हाँ, उसकी पत्नी की 2 महीने पहले मौत हो गई है, रमा ने बताया। तो क्या शेखर ने मोनिका से शादी की? संविदा ने उत्सुकता से पूछा। अरे नहीं, अब शेखर मोनिका से नहीं, किसी डॉक्टर से शादी करने वाला है। वह डॉक्टर भी बहुत अमीर खानदान से है, रमा ने बताया। यह सब तुम्हें कैसे पता चला? संविदा ने धीरे से पूछा। मोनिका ने मुझे बताया। कल वह मेरे घर आई थी। वह शेखर के खिलाफ केस करने वाली है। वह मुझसे मदद मांगने आई थी, रमा ने गंभीर लहजे में कहा। तुमसे कैसी मदद? संविदा ने आश्चर्य से पूछा। वो कोर्ट में मेरी गवाही चाहती है और मैं उस डॉक्टर को शेखर की असलियत बताऊं जिससे वह शेखर से शादी ना करे, रमा ने बताया। गवाही? कैसी गवाही? संविदा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं कोर्ट में यह बयान दूं कि शेखर प्लेबॉय था। वह कॉलेज की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। उसने तुम्हें भी धोखा दिया है, रमा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। क्या तुम कोर्ट में गवाही देने जाओगी? वहां मेरा नाम भी लोगी? संविदा ने अविश्वसनीय स्वर में पूछा। हाँ, मैं कोर्ट जाऊंगी, शेखर के खिलाफ गवाही भी दूंगी, पर तेरा नाम नहीं लूंगी, तू घबराना। लेकिन अब जब मुझे अवसर मिला है तो मैं उस शेखर के बच्चे को सजा दिलवा कर रहूंगी जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, रमा ने कठोर शब्दों में कहा। क्या तुम उस डॉक्टर से मिलने जाओगी? संविदा ने धीरे से पूछा। हाँ, मैं आज शाम ही उससे मिलने जा रही हूँ। शेखर उस डॉक्टर का जीवन बर्बाद करे उससे पहले मैं शेखर की सच्चाई उसे बता दूंगी, रमा ने धीरे से कहा। अगर उस डॉक्टर ने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारा ही अपमान कर दिया तो? संविदा ने गंभीर लहजे में शंका जताई। मैं इंसानियत के नाते उसे एक बार समझाने का प्रयास करूंगी। उसकी समझ में बात आती है तो ठीक है, वरना वह भाड़ में जाए मेरी बला से। अगर उसके जीवन में बर्बादी ही लिखी होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, रमा ने गंभीर लहजे में कहा। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। मैंने तुम्हें सच का आईना दिखाने के लिए फोन किया था। अब शेखर को तू अपने दिल की कैद से आजाद कर दे और आगे बढ़। किसी और का हाथ थाम कर इसी में तेरी भलाई है। आगे तू खुद समझदार है, अपना भला बुरा समझ सकती है, और अगर नहीं समझना है तो तेरी मर्जी। अकेली चलती रह मेरी बला से, रमा ने गुस्से में झल्ला कर कहा। हर वक्त तेरी नाक पर गुस्सा रहता है, तू तो हवा से लड़ाई करती रहती है, संविदा ने हंसते हुए कहा। संविदा की बच्ची, तुझे अभी बताती हूँ, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, रमा ने गुस्से में कहा। फोन में घुस कर, रमा ने हंसते हुए पूछा। ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ा ले, तू मेरे सामने आ फिर बताती हूँ, रमा ने मायूसी से कहा। तेरे सामने हेलमेट पहन के आऊंगी, संविदा ने चिढ़ाते हुए कहा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। संविदा को हंसता देखकर रमा भी हंसने लगी। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ, शेखर की होने वाली पत्नी डॉक्टर इंदु से मिलने के बाद तुम्हें फोन करूंगी। अच्छा संविदा, बाय बाय, इतना कहकर रमा ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद संविदा शेखर, मोनिका और
डॉक्टर इंदु के बारे में सोचती रही। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, क्या शेखर जिस डॉक्टर से शादी करने वाला है वह नीलेश की बहन इंदु है या वह कोई दूसरी लड़की है? मुझे इसका पता लगाना होगा। अगर वह लड़की नीलेश की चचेरी बहन है तो मुझे नीलेश सर को शेखर की सच्चाई बतानी होगी, वरना एक मासूम निर्दोष लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। शेखर जैसे वासना के पुजारी कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि डॉक्टर इंदु ने शेखर को शादी से पहले अपने शरीर को छूने की इजाजत नहीं दी होगी, इसीलिए वह उससे शादी कर रहा है। दूसरे डॉक्टर इंदु अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, इसलिए भी शेखर उससे शादी करने को लालायित हो रहा है, वरना वह डॉक्टर इंदु से कभी शादी न करता। मेरे घर वालों के पास और मोनिका के घर वालों के पास पैसा नहीं था तो उसने हम दोनों से शादी नहीं की। मैं शेखर के बहकावे में नहीं आई, इसलिए वह मेरे शरीर से खेल नहीं सका, जबकि मोनिका का पूरा जीवन उसने बर्बाद कर दिया। मोनिका ने शादी से पहले ही अपने शरीर को शेखर को सुपुर्द कर दिया। अब जब शेखर की पत्नी मर गई और मोनिका से उसका मन भर गया तो वह एक नई लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसके शरीर और दौलत पर अपना अधिकार करना चाहता है। रमा ठीक कह रही है। मैं अब तक शेखर को मजबूर और शरीफ समझती थी, पर वह दोहरा चेहरा लिए फिर रहा था। अब जब मेरे सामने शेखर के चेहरे से मुखौटा उतर गया है तो मुझे दोबारा उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर उसने मजबूरी में शादी की होती तो अपनी पत्नी की मौत के बाद मुझसे शादी करता। किसी डॉक्टर इंदु से शादी करने की सोचता ही नहीं। वह किसी से प्यार नहीं करता, वह सिर्फ खुद से प्यार करता है, दौलत और औरत के शरीर से प्यार करता है। ऐसे दरिंदे को समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वह किसी दूसरी मासूम समिधा, मोनिका और इंदु का जीवन बर्बाद करता रहेगा। मुझे उसकी असलियत सबके सामने लानी ही होगी। इसके लिए मुझे नीलेश सर, चेयरमैन साहब की आंखों में गिरना भी पड़ा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अब किसी मासूम लड़की का जीवन मैं शेखर को बर्बाद नहीं करने दूंगी। समिधा ने मन ही मन निश्चय कर लिया। उसे सिर्फ चेयरमैन साहब और नीलेश के लौटने का इंतजार था। उनके आते ही वह शेखर की सच्चाई उन्हें बता देगी। तभी समिधा के मन से एक आवाज आई, क्या नीलेश और चेयरमैन साहब तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? हो सकता है कि इंदु तुम्हें ही गलत समझ बैठे। अपने मन की बात सुनकर समिधा के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मन ही मन कहा, मैं नीलेश सर को सच बताकर अपना फर्ज पूरा करूंगी। आगे इंदु और उसके घर वालों की मर्जी, जैसा चाहे वो करे, मेरी भला से। समिधा ने मन ही मन सोचते हुए निर्णय लिया। समिधा अपने पढ़ने की मेज के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने अमृता प्रीतम की एक किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगी। अमृता प्रीतम की एक रचना की कुछ पंक्तियों का भाव, जहां मन के जज्बात दबाए न जाएं, बगावत का स्वर सुनाई दे, वह घर मेरा होगा। पढ़कर समिधा ने लंबी सांस ली। वह आगे पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर समिधा का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसने झल्लाकर किताब बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वह बरामदे में आकर टहलने लगी। बाहर हॉस्टल के गार्डन पर उसकी नजर पड़ी। वह बोर्डिंग स्कूल पहाड़ी इलाके में है। यहाँ का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों के आकर्षण का केंद्र था। आज का मौसम भी बहुत सुहाना था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। बागीचे में भी तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वो बरामदे से उतरकर गार्डन की तरफ चल पड़ी। हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे फूलों की चादर बिछी हुई थी। हर श्रृंगार के फूलों की महक बगीचे के वातावरण को सुगंधित कर रही थी। बाहर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर समिधा के मन का तूफान थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे का तनाव गायब हो गया। मैडम, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? तभी खुशी की मासूम आवाज सुनकर समिधा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां खुशी खड़ी हुई थी। खुशी को देखते ही समिधा को शेखर का चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे की मुस्कान फिर गायब हो गई, पर समिधा ने स्वयं को तुरंत संभाल लिया और मुस्कुराते हुए खुशी से पूछा, आप यहाँ क्या करने आई हैं खुशी जी? मैडम, आपने कहा था कि अभी आप मेरे पास आएंगी, मैं आपका इंतजार कर रही थी।
जब आप नहीं आई तो मैं आपसे मिलने आपके कमरे में गई। वहां मुझे रामू काका ने बताया कि उन्होंने आपको गार्डन की ओर जाते हुए देखा है, तो मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। खुशी ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, तो आप मेरी बात जासूसी कर रही थी? समिधा ने खुशी को गुदगुदाते हुए कहा। गुदगुदी लगने से खुशी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी मासूम हंसी से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। समिधा बहुत देर तक खुशी से इधर उधर की बातें करती रही। खुशी की बातें सुनकर समिधा को इतना पता चला कि शेखर अपनी बेटी से प्यार नहीं करता और डॉक्टर इंदु को वह खुशी के पास आने नहीं देता। खुशी ने यह भी बताया कि एक बार डॉक्टर इंदु ने शेखर से कहा भी था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी पत्नी की तबीयत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है, जबकि मैं तो दवाइयाँ अच्छी दे रही हूँ और जो दवाई मैं उसे दे रही हूँ उससे उनकी तबीयत में सुधार होना चाहिए। खुशी की बात सुनकर समिधा को रमा की बात याद आ गई। शेखर अपनी पत्नी को स्लो पॉइजन दे रहा था जिससे वह मर जाए। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर इंदु की दवा इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि शेखर अपनी पत्नी को धीमा जहर दे रहा था। खुशी की बात सुनकर समिधा का निर्णय और भी दृढ़ हो गया। उसने सोच लिया कि वह शेखर की सच्चाई नीलेश को जरूर बताएगी। समिधा काफी समय खुशी के साथ बगीचे में बैठी बातें करती रही। तभी वहां माया आ गई। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, दीदी आज आपको क्या हो गया है? आप तो हर काम समय पर करती हैं। आज दोपहर का 2:30 बज रहा है और आप खाने के लिए मेस में नहीं आई, तो मैं समझ गई कि आज आप परेशान हैं और आपका यहाँ बगीचे में बैठे होना निश्चित है। और देखिए मेरा अनुमान सही निकला। अब चलिए खाना खाइए। यह दुनिया है, यहाँ मरना जीना लगा रहता है, पर किसी के मरने से जिंदगी नहीं रुकती। आप कब तक दुखी रहेंगी? यहाँ सभी ने यह समाचार सुना पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक आप हैं जो अभी तक शोक में डूबी हुई हैं। यहाँ तक कि चेयरमैन साहब को भी इतना दुख नहीं होगा उनकी भाभी के मरने का जितना आपको हो रहा है। माया की बात सुनकर समिधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए माया की ओर देखा और उसके चेहरे की परेशानी और दुख को देखकर वह धीरे से मुस्कुरा दी। फिर उसने हंसते हुए कहा, अच्छा मेरी दादी अम्मा, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई, चलो खाना खाते हैं। समिधा ने बात को बदलते हुए माया से कहा। माया भी समिधा की बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर तीनों मेस की ओर चल पड़े। खाना खाने के बाद समिधा ने खुशी को उसके कमरे में छोड़ा और खुद अपने कमरे में आ गई। उसके सिर में दर्द हो रहा था। यह बात उसने माया को नहीं बताया। कमरे में आकर समिधा ने एक सिर दर्द की दवा खाई और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर समिधा इधर उधर करवटें बदलती रही, फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में समा गई। समिधा दूसरे दिन जब अपने ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि नीलेश सर स्कूल आए हुए हैं। वह मन ही मन सोच रही थी कि नीलेश सर से कैसे शेखर के विषय में बात करे। अभी वह इसी उधेड़ बुन में थी, तभी माया ने आकर कहा कि उसे नीलेश सर बुला रहे हैं। समिधा ने सोच लिया कि मौका मिलते ही वह नीलेश से शेखर के विषय में बात करेगी। मैं आई कम इन सर? समिधा ने नीलेश के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर कहा। कम इन समिधा जी। अंदर से नीलेश की आवाज सुनाई दी। समिधा कमरे में दाखिल हुई। नीलेश के कहने पर वह सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मिस समिधा, कल मीटिंग नहीं हो सकी थी, पर पापा ने आपको वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया है। यह रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। नीलेश ने एक लिफाफा समिधा को पकड़ाते हुए कहा। समिधा ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वह चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। समिधा को गंभीर देखकर नीलेश ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या बात है समिधा जी? लगता है कि आप खुश नहीं हैं, पर कल तो आप इस पद पर कार्य करने के लिए तैयार हो गई थी, फिर आज ऐसा क्या हुआ? सर मैं बहुत खुश हूँ, पर इस पद का कार्यभार ग्रहण करने से पहले मैं आप और चेयरमैन साहब को कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद जो आपका फैसला होगा वही मेरा होगा। समिधा ने गंभीर लहजे में कहा। आप क्या बताना चाहती हैं? क्या उस बात का ताल्लुक आपसे है? नीलेश ने गहरी नजरों से समिधा को देखते हुए पूछा। सर उसका संबंध मेरे साथ साथ आपके होने वाले बहनोई शेखर से भी है।
समिधा ने गंभीर मुद्रा में कहा, क्या? शेखर के विषय में आप क्या बताना चाहती हैं? और शेखर का आपसे क्या रिश्ता है? नीलेश ने गंभीर लहजे में पूछा। उसके चेहरे में स्वर में कड़वाहट थी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें। सर, यह बात यहाँ ऑफिस में नहीं हो सकती। मैं सभी बातें चेयरमैन साहब के सामने कहना चाहती हूँ। अगर वहाँ आपकी बहन इंदू जी भी हों तो और अच्छी बात है, समिधा ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। नीलेश ने कुछ देर समिधा के चेहरे को देखा। वह उसे घूर रहा था। फिर गंभीर लहजे में बोला, ठीक है, मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ पापा और इंदू दोनों हैं। आपको जो भी कहना है उनके सामने कह सकती हैं। इतना कहकर नीलेश कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। चलिए समिधा जी, इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर निकल गए। समिधा भी नीलेश के पीछे पीछे चल पड़ी। नीलेश ने पोर्च में पहुंचकर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, समिधा को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। समिधा ने गाड़ी में बैठते हुए दरवाजा बंद किया और फिर कार स्कूल कैंपस से बाहर निकल गई। कुछ टीचर्स ने नीलेश के साथ समिधा को कार में बैठते हुए देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वह एक दूसरे का मुंह देखते हुए आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी वहां माया आ गई। उसने वहां खड़े लोगों को बातें करते सुन लिया था। वह लोग नीलेश और समिधा के संबंधों को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। आप लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या, जो आप लोग नीलेश साहब और समिधा दीदी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? समिधा दीदी वार्डन है, कोई विशेष काम रहा होगा इसलिए वो बड़े साहब से मिलने गई होंगी। आप लोग तो अपना काम ठीक से करते नहीं, बस दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, माया ने गुस्से में कहा। माया की बात सुनकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सभी जानते थे माया समिधा और नीलेश की बहुत खास है। कहीं उसने नीलेश को कुछ बता दिया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वह उन लोगों ने उससे कोई बहस नहीं की और चुपचाप वहां से खिसक गए। उधर नीलेश गाड़ी चलाते हुए मन ही मन यही सोच रहा था कि शेखर के बारे में समिधा ऐसा क्या जानती है और क्या बताना चाहती है जो पापा और इंदू के सामने बताना चाहती है। उसने समिधा से कुछ नहीं पूछा। वह गाड़ी चलाता रहा। समिधा भी गुमसुम बैठी रही। उसके हृदय में तूफान उठा हुआ था, पर उस तूफान को वह अपने मन में ही दबाए बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी के रुकने से समिधा की तंद्रा भंग हुई। उसने चौंक कर देखा तो गाड़ी एक शानदार महल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। गाड़ी के रुकते ही एक नौकर भाग कर आया और उसने कार का दरवाजा खोला। नीलेश कार से बाहर निकल आए। जब तक नौकर समिधा की तरफ का दरवाजा खोलता, समिधा स्वयं कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। अपने मालिक के साथ एक सुंदर सी लड़की को देखकर बूढ़े नौकर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह समिधा को नीलेश की दोस्त समझने की भूल कर रहा था। नीलेश समिधा को लेकर घर के अंदर गया। अंदर बड़े से हाल में पहुंचते ही समिधा की आंखें चौंधिया गईं। हाल की सजावट किसी राजमहल से कम नहीं थी। छत से बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। दीवारों पर बेशकीमती तस्वीरें लटकी हुई थी। हाल के बीचों बीच 4 बड़े सोफों का सेट लगा हुआ था। कीमती गमलों से हाल को सजाया गया था। हाल की भव्यता और सुंदरता देखकर समिधा अचंभित हो रही थी। तभी उसकी नज़र चेयरमैन साहब पर पड़ी, जो एक सोफे पर बैठे हुए थे। उन पर नज़र पड़ते ही समिधा ने उन्हें प्रणाम किया। तभी वह नीलेश की माताजी भी आ गईं। उन्होंने नीलेश के साथ समिधा को देखा तो उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। अरे समिधा, तुम नीलेश के साथ यहाँ, कोई खास बात है क्या? चेयरमैन साहब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए गंभीर मुद्रा में पूछा। पापा, समिधा जी आप और इंदू से शेखर के विषय में कुछ कहना चाहती हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर के आया हूँ, नीलेश ने गंभीर लहजे में कहा। शेखर के विषय में? चेयरमैन साहब ने आश्चर्य से पूछा। यस सर, यह समय इन बातों का नहीं है, पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कहीं इंदू जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ उसे आप सुन लीजिए। जब कल आपने कहा था कि इंदू जी 10 दिन बाद शेखर से शादी करने वाली हैं, अब शादी टल जाएगी,
तो मैं शेखर का नाम सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैं जिस शेखर को जानती हूँ वह भी किसी डॉक्टर इंदू से ही शादी करने वाला था। पर फिर मैंने सोचा हो सकता है कि जिस शेखर से इंदू जी शादी करने वाली वह कोई और शेखर हो। जिस शेखर को मैं जानती हूँ वह नहीं, लेकिन आप लोगों के जाने के बाद मेरी सहेली का फोन आया। उसने जो बातें मुझे बताई तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि जिस शेखर को मैं जानती हूँ उसी से इंदू जी शादी करना चाहती हैं। संध्या ने गंभीर लहजे में कहा, आप जिस शेखर को जानती हैं, अगर मैं उस शेखर से शादी करने जा रही हूँ तो इसमें आपको क्या आपत्ति है समिधा जी? तभी इंदू ने कमरे में आते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इंदू जी। अगर आपने शेखर से शादी की तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। संध्या ने सपाट स्वर में कहा, तुम शेखर के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद शेखर से शादी करना चाहती हो? इंदू ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, इंदू जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। संध्या ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम मुझे शेखर के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हो। इंदू ने गुस्से में कहा, नहीं इंदू जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं शेखर को अच्छी तरह जानती हूँ। वह अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाकर घूम रहा है। अपने शरीफ चेहरे के पीछे उसने अपना घिनौना चेहरा छुपा रखा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है या आप देखना ही नहीं चाह रही हैं। संध्या ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं देखना चाहती भी नहीं। शेखर मुझसे प्यार करता है। मैं शेखर को अच्छी तरह जानती हूँ। वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए तुम शेखर के खिलाफ मेरे मन में जहर भरना बंद करो। इंदू ने चिढ़कर कहा। चेयरमैन साहब, उनकी पत्नी और नीलेश संध्या की बात सुनकर स्तब्ध थे। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आप शेखर को उतना ही जानती हैं जितना उसने खुद को जानने दिया है। शेखर की एक बेटी भी है जिसका नाम खुशी है। क्या आप उससे मिली हैं? समिधा ने इंदू से ही प्रश्न किया। हाँ, मैं यह जानती हूँ कि शेखर की एक बेटी है, लेकिन खुशी मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। वह अपने पापा के साथ किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। अगर शेखर अपनी किसी महिला मित्र को घर लेकर आता है तो खुशी को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में आकर उस औरत को चोट भी पहुंचा सकती है। इसलिए शेखर मुझे खुशी से दूर रखता है। इंदू ने आत्मविश्वास के साथ कहा। शेखर झूठ बोल रहा है। खुशी ऐसी नहीं है। मैं खुशी को अच्छी तरह जानती हूँ। संध्या ने दृढ़ता से कहा। तुम खुशी को कैसे जानती हो? इंदू ने संध्या को घूरते हुए पूछा। खुशी आपके ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। मैं उस हॉस्टल की वार्डन हूँ। नीलेश सर भी खुशी से मिल चुके हैं। क्या आपको पता है कि शेखर ने खुशी से आपके विषय में क्या कहा है? शेखर ने खुशी से कहा है कि आपको बच्चे पसंद नहीं है। अगर खुशी आपके पास रहेगी तो आप शेखर से शादी नहीं करेंगी। आपके कारण शेखर ने खुशी को बोर्डिंग स्कूल में डाला है। संध्या ने गंभीर लहजे में कहा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शेखर से और मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, जबकि शेखर ने ही मुझसे बताया कि खुशी अपनी मम्मी की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती है, इससे मुझसे नफरत करती है। वैसे वह मेरी किसी भी महिला दोस्त को पसंद नहीं करती। इंदू ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुशी से मिलकर पूछ सकती हैं कि वह क्या सोचती है और शेखर ने उससे क्या कहा है। जो मैंने अभी कहा है वो सच है या नहीं? संध्या ने गंभीर मुद्रा में कहा। संध्या, तुम्हें शेखर के बारे में इतनी जानकारी किसने दी? चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में कहा। किसी ने नहीं दी। मैं शेखर को जानती हूँ। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और मुझसे प्यार करने का दावा भी करता था, पर मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरे पिता के पास पैसा नहीं था। मैं उसके स्टेटस की नहीं थी, इसलिए वह मुझसे शादी तो नहीं कर सकता था, पर मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता था। जब मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई तो वह मुझसे दूर हो गया और मुझे छोड़कर उसने एक अमीर खानदान की लड़की से शादी कर ली और मोनिका नाम की लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। जब उसका मन अपनी पत्नी से भर गया तो उसने उसे धीमा जहर देना शुरू कर दिया और इसी कारण आपकी दवाई का असर शेखर की पत्नी पर नहीं हो रहा था। यह बात शायद आपने शेखर से कही भी थी कि आपकी दवाई से उनकी पत्नी की सेहत में सुधार होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों है आप समझ नहीं पा रही हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि आपकी दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा था। समिधा ने इंदू को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। ओह माय गॉड, क्या शेखर अपनी पत्नी को जहर दे रहा था? इंदू ने आश्चर्य से पूछा।
उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। हाँ, इस बात का कोई प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शेखर ने ऐसा किया होगा, वरना अपनी पत्नी की मौत के 2 महीने बाद ही आपसे शादी करने की न सोचता। वह जब हॉस्टल आया और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, जल्दी ही उसने अपनी माँ को खोया है, अब तुम भी उसे अपने से दूर कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? अभी तुम्हारी पत्नी को मरे 2 महीने हुए हैं। तो जानती है इंदु जी उसने क्या जवाब दिया था? उसने कहा था कि मेरी बेटी ने अपनी माँ को 2 महीने पहले खोया है, पर मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले ही खो दिया है। मेरी भी शारीरिक इच्छाएं हैं, मैं 5 साल से औरत से दूर रहा हूँ, इसलिए शादी करने जा रहा हूँ। तब मुझे यह बात नहीं पता थी कि वह मोनिका के साथ रिलेशनशिप में है और शराफत का ढोंग कर रहा है, वरना मैं उसी समय उसके चेहरे से शराफत का मुखौटा उखाड़ फेंकती। आपको शायद यह बात पता नहीं है, मोनिका शेखर को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रही है। मेरी सहेली रमा भी शेखर के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी एक गवाह के रूप में कोर्ट जाऊंगी। इंदु जी, मैंने अपने अतीत का काला पन्ना आप लोगों के सामने इसलिए खोला क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका जीवन भी शेखर बर्बाद कर दे। वो आपकी दौलत हथियाने के लिए आपसे प्यार का नाटक कर रहा है। शादी होने के बाद वो अपना असली चेहरा दिखाएगा। मैं नहीं चाहती कि खुशी की माँ मोनिका और मेरी तरह शेखर आपका जीवन भी बर्बाद करे। चेयरमैन साहब और नीलेश सर का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनकी बेटी, उनकी बहन का जीवन शेखर के हाथों बर्बाद हो। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसा चाहे वैसा करें। चेयरमैन साहब, आप मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं, क्या अब भी आप मुझे इस योग्य समझते हैं? संध्या ने दर्द भरी आवाज में कहा। संध्या की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। संध्या कुछ देर बैठी रही, फिर उठते हुए बोली, सर मैं चलती हूँ, अगर मेरे कारण आप लोगों का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इतना कहकर समिधा हाल से बाहर जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो समिधा? अभी हमने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है, चेयरमैन साहब ने कठोर शब्दों में कहा। संध्या के पांव वहीं रुक गए। यहाँ आओ, चेयरमैन साहब ने गंभीर मुद्रा में गुस्से में कहा। संध्या चेयरमैन साहब के पास आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तुमने शेखर की असलियत बताकर हमारी बेटी का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए नम्र स्वर में कहा। धन्यवाद सर, आपने मेरी बात को समझा, वरना मैं बहुत डरी हुई थी कहीं आप मुझे अपनी नौकरी से न निकाल दें। संध्या ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, चेयरमैन साहब ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। क्या सर, मैंने जो भी शेखर के बारे में कहा है वह सच है, मेरा विश्वास कीजिए। आप मुझे नौकरी से न निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? संध्या ने भर्राई हुई आवाज में कहा। चेयरमैन साहब ने संध्या की बात को पर ध्यान नहीं दिया और वह इंदु की तरफ मुखातिब होकर बोले, इंदु अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ की 13वीं के बाद मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से करने जा रहा हूँ। कैलाश तुमसे शादी करना चाहता था, पर जब मुझे पता चला कि तुम शेखर से प्यार करती हो तो मैंने कैलाश के पिता को मना कर दिया था। पर अब जब शेखर की हैसियत हमारे सामने आ गई है तो अब शेखर से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, चेयरमैन साहब ने इंदु से कहा। फिर वह समिधा की ओर मुखातिब होकर बोले, तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें नौकरी से ना निकालूं? यस सर, समिधा ने दुखी मन से कहा। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती तो तुम कैसे करोगी? चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी मैं कुछ समझी नहीं, संध्या ने चौंक कर हकलाते हुए पूछा। अरे सीधी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब ने नीलेश की ओर देखकर हंसते हुए कहा। नीलेश ने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया, उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट फैली हुई थी। समिधा को जब चेयरमैन साहब की बात समझ आई तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। समिधा के आंसू देखकर नीलेश की माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। समिधा उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे आज फिर माँ के आंचल की छांव मिल गई थी। इस खुशी में उसकी आंखें गंगा जमुना बन खुशी का इजहार कर रही थी। यह थी मेरी कहानी मुखौटा का अंतिम भाग। कहानी आप लोग को कैसी लगी यह मुझे जरूर समीक्षा करके बताइएगा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
इस कहानी में आपने देखा कि हम प्यार तो करते हैं, लेकिन किस व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं इसका हमें एहसास नहीं होता। और कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठते हैं जो हमारे दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। समिधा के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन फिर उसे एक ऐसा प्यार करने वाला साथी मिला, नीलेश, जिसने उसके दिल के दर्द पर मरहम बनकर अपने प्यार का मरहम लगा दिया और वो उसके जीवन में खुशियां लेकर के आया। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम किससे प्यार कर रहे हैं, वह व्यक्ति कैसा है, वह सच्चा प्यार करता है या नहीं करता है, इसके बारे में भी हमें जरूर सोचना चाहिए। ये बात भी सही है कि प्यार अंधा होता है। प्यार करने से पहले लोग सोचते समझते नहीं हैं, लेकिन हमें प्यार करने के पहले भी जिस व्यक्ति के नज़दीक हम जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। वरना अगर गलत व्यक्ति से कोई व्यक्ति प्यार कर लेता है तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, जैसा समिधा के साथ हुआ था। लेकिन या तो ईश्वर की कृपा थी कि उसे नीलेश जैसा साथी मिल गया और उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। तो ये थी कहानी मुखौटा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।